रिसेशन, इस वर्ड का इस्तेमाल लोकल मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया हो, हाल फिलहाल में इस वर्ड का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। सो इट ऑल बिगन आफ्टर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, बिकॉज द वेस्ट यानी कि यूरोप और यूएसए वाज अगेंस्ट रशिया, तो उन्होंने काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर। रशिया ने इन रिटर्न रेट करते हुए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूरोप आज एक एनर्जी क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है। और यही रशिया और यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से कहीं ना कहीं रिसेशन की तलवार यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अभी फिलहाल झूल रही है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। उनका रियल एस्टेट बबल जो है, जो हमने ऑलरेडी रियल एस्टेट क्राइसिस के ऊपर चाइना की वीडियो बनाई हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उनका जो जीरो कोविड पॉलिसी है, जिसके वजह से चाइना भी इकोनॉमिकली सफर कर रहा है। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में भी रुपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी और डेवलपिंग नेशन, तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। और हाल फिलहाल में रिसेंट टाइम में रुपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गया है। इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात करेंगे, तो यूएसए भी रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ, यूएसए इज ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन। और अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी इसके चलते काफी ज्यादा सफर करेंगे और स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें देखने मिलेगा। इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द यूके, तो यूके भी बहुत ज्यादा क्राइसिस से फिलहाल गुजर रहा है। जैसे कि ऑलरेडी वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कोई प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पा रही है। उनका इन्फ्लेशन भी हाई है, एनर्जी क्राइसिस भी वहां पे चल रहे हैं। उनके जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वहां पे भी अप्रोक्सीमेटली 300% का राइज देखने मिला है, फ्रॉम 1% टू 4%। सो ये जो सारी ग्लोबल चीजें अभी फिलहाल चल रही है अराउंड द वर्ल्ड, सो डज दिस सजेस्ट कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ रिसेशन? अब ये जो सारे एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिस्ट है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन्होंने ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ को रिसेंटली स्लैश डाउन किया हुआ है। अब रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पे मैं बताता हूं। अब रिसेंटली एक सर्वे हुआ था इकोनॉमिस्ट का, जिसमें यह पाया गया कि इंडिया के रिसेशन में जाने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है, which is a good thing for us as an Indian. Hello and welcome everyone to EOF. मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम रिसेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। रिसेशन का हम पे क्या इंपैक्ट हो सकता है ये समझने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि कोई भी कंट्री रिसेशन की तरफ बढ़ रही है या नहीं, ये सारी चीजें इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एज एन इन्वेस्टर क्या कर सकते हो ऐसे पीरियड में अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब रिसेशन होता क्या है? सो ऐसा कहा जाता है कि अगर नेगेटिव ग्रोथ देखने मिलती है कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर में किसी भी इकोनॉमी में, तो वहां पे रिसेशन आ चुका है। नाउ इफ यू सी, देयर इज नो हार्डकोर और अ परफेक्ट डेफिनेशन फॉर रिसेशन, सो लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू इन माय ओन टर्म्स। मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोई भी इकोनॉमी में, कोई भी कंट्री में अगर 2 क्वार्टर से ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखने मिल रही है या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ हो रही है कंट्री, सो दिस कैन बी अ केस जहां पे आप रिसेशन को रेफर कर सकते हो। काफी केसेस में ऐसा भी होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको डी ग्रोथ देखने में मिल सकती है, तो वहां पे इट कैन बी कॉल्ड अ स्लो डाउन बट नॉट अ रिसेशन। रिसेशन कब होता है? व्हेन देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। अब इसी समय पे क्या होता है कि रिसेशन को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है व्हेन योर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग डाउन, व्हेन द डिमांड इज फॉलिंग एंड एट द सेम टाइम inflation is on the rise. Now there are 3 major factors which we have analyzed which can cause a recession. तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला है यूफोरिक स्टेट। ऐसा तब होता है जब डिमांड बहुत ज्यादा है
लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, या फिर जितना सप्लाई था उतना ही है, लेकिन एक्सेसिव डिमांड है। When your productivity is not rising, your income levels are also stable, वो भी बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी डिमांड बहुत एक्सेसिव है, that can be termed as a euphoric state। अगर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊं तो इक्विटी मार्केट्स में आपने न्यूज चैनल्स पे काफी बार सुना होगा कि मार्केट में यूफोरिया है, या फिर इनफैक्ट आपने हमारे वेबिनार्स में भी हो सकता है ये सारी चीजें सुनी होगी, राइट? तो व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्टेट यूफोरिया इज देयर इन मार्केट्स? अब ये वो टाइम होता है जब सारी ही चीजें, सारे ही स्टॉक्स चल रहे होते हैं, एक ही टाइम पे दौड़ लगा रहे होते हैं, यानी कि घोड़े के साथ गधा भी दौड़ रहा होता है। ऐसे टाइम को आप यूफोरिक स्टेट बोल सकते हो, या फिर मार्केट में यूफोरिया है ये बोल सकते हो। अब जब ऐसी चीजें होती है तो मार्केट में एक बबल क्रिएट होता है, राइट? एंड दैट इज द सेकंड मेजर फैक्टर फॉर रिसेशन। बबल की अगर एग्जांपल्स दूंगा तो प्रीवियस में बहुत सारे हैं। 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो सब प्राइम लैंडिंग हुए थे, दैट उसकी वजह से रिसेशन हुआ है ऑलरेडी यूएसए में। या फिर जो टेक बबल हो जो हमने अर्ली 2000s में देखा था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हर्षद मेहता स्कैम था, दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ अ बबल, जो कि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की गई थी टू राइड द मार्केट्स, राइट? एंड थर्ड पॉइंट इज ब्लैक स्वॉन। ब्लैक स्वॉन यानी कि कोई भी पॉलिटिकल वॉर हो सकता है, या फिर कोई भी इनहेरेंट रिस्क जैसे कि कोविड-19 जो कि सडनली आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। दिस आर द फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि रिसेशन की तरफ किसी भी इकोनॉमी को लेके जा सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटिक्स हो, पॉलिसी मेकिंग हो, या फिर ग्लोबल फैक्टर्स हो, हर चीज मार्केट्स को इंपैक्ट करती है। बहुत ज्यादा डेट हो किसी भी इकोनॉमी पे, या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो अगर कंट्रीज के अंदर, या फिर देयर कैन बी अदर फैक्टर लाइक वेयर रशिया एंड चाइना आर नाउ ट्राइंग टू ओवरटेक द यूएस एज अ ग्लोबल पावर एंड अ ग्लोबल इकोनॉमी। सो दीज आर ग्लोबल वॉर सिचुएशंस जो कि आ सकती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, एंड दीज आर ऑल्सो द फैक्टर्स जो कि रिसेशन की तरफ बढ़ सकता है। नाउ आई विल बी गिविंग यू अ 5-point चेकलिस्ट। सो टू बिगिन विद, हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। अब किसी भी कंट्री के लिए उनकी इंटरनल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और अगर आपको प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करना है तो वन ऑफ द फैक्टर्स इज जीडीपी ग्रोथ। अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है, अगर डी ग्रोथ है, नहीं हो रही है ग्रोथ, तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। अब अगर प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट लोगों के इनकम पे पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ लोअर है तो इंपैक्ट इनकम पे पड़ेगा। ये सिचुएशन हमने 2019-2020 में ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पे बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए थे, लोगों को हाफ सैलरीज दी गई थी, तो इसकी वजह से लोगों के इनकम के ऊपर इंपैक्ट आया था। अब अगर इनकम कम हो जाता है तो इसका इंपैक्ट भी लोगों की परचेजिंग पावर पे आता है, लोगों की बाइंग पावर पे आता है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वो भी स्लो डाउन होते हुए दिखती है। अब जब इनकम लेवल्स भी लो है, सो द थर्ड पॉइंट जिसकी तरफ लोग बढ़ते हैं, दैट इज डेट। नाउ टू मच डेट इज नॉट गुड फॉर एनीवन, किसी कंट्री के लिए भी और आपके पर्सनल लेवल पे भी, बिकॉज अगर आप डेट ले रहे हो तो उसको आपको चुकाना भी है, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू डेट, तो डेट के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज डेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, डेट आपकी अगेन बाइंग पावर, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाता है। आवर फोर्थ पॉइंट फॉर द डे इज ग्लोबल क्यूज और इनहेरेंट रिस्क, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, कोविड-19 पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा पाते, दैट इज द ग्लोबल फैक्टर। नाउ ड्यूरिंग दीज टाइम्स कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, कंट्री इकोनॉमिक कैसे परफॉर्म कर रही है, ये भी बहुत मैटर करता है उस वक्त पे। कंपनी क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, राइट? दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, क्या पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है, उनके मॉनेटरी पॉलिसीज, उनके ट्रेड पॉलिसीज कैसे है, ये सारी चीजें उस वक्त बहुत मैटर करती है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अब आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के वक्त क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत बड़ा स्पाइक देखने मिला था, राइट? वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो गया था, बट ड्यूरिंग दोस टाइम रशिया हमें क्रूड ऑयल डिस्काउंट रेट पे प्रोवाइड कर रहा था, इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड कर रहा था, एंड वी टुक इट डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द यूएसए।
तो दिस वाज एन एग्जांपल। ऐसे कई और ट्रेड पॉलिसीज इकोनॉमीज को अडॉप्ट करने पड़ते हैं ताकि वो अपनी जो रिसेशन की तरफ बढ़ने वाली या फिर रिसेशन की जो तलवार ऊपर लटक रही होती है उसको अवॉइड कर सके। नाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन योर इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल। अब इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? जब भी आपके आसपास आपने देखा होगा कमोडिटीज के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं और आपके जो पैसे का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, दैट इज व्हेन वी से कि देयर इज इन्फ्लेशन और द इन्फ्लेशन इज राइजिंग। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऐसे टाइम पे व्हाट द सेंट्रल बैंक्स डू इज एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, विच कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका इन्फ्लेशन भी हायर है, अगर आपका प्रोडक्टिविटी लेस है, आपका परचेजिंग पावर भी लेस है, सो दिस इंपैक्ट्स द इकोनॉमी वेरी बैडली। इस चीज का इकोनॉमी पे खराब इंपैक्ट हो सकता है। सिमिलरली अपोजिट सिचुएशन है, अगर डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स है, इन्फ्लेशन भी लोअर है, सो दैट इज गुड फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। अब ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने इन्फ्लेशन के वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, जिसकी लिंक आपको यहां पे मिल जाएगी। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ रहे हैं देन योर इनकम, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है आपके इनकम से, सो दैट ऑल्सो इंपैक्ट्स योर बाइंग पावर, बिकॉज आपकी परचेजिंग पावर पे इंपैक्ट होता है। अब एट द एंड ऑफ द डे आप सोचिए, अगर आप लोन ले रहे हो, अगर आप कर्जा ले रहे हो तो उसको आपको चुकाना भी है, राइट? सो वो आपकी परचेजिंग पावर पे इंपैक्ट करता है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, बिकॉज द इन्फ्लेशन इज हायर ओवर हियर। अब ऐसे समय पे व्हाट डज द इकोनॉमिस्ट डू? इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि उस समय पे पैसा प्रिंट करते हैं, जो कि हमने 2020 में देखा। सो टू कंट्रोल द इकोनॉमिक स्लो डाउन और लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमीज ने ऐसे टाइम पे पैसे को प्रिंट किया। नाउ दिस इज अ कंप्लीट चेन ऑफ इवेंट्स जो कि रिसेशन को लीड करता है, और अगर रिसेशन एक प्रोलॉन्ग टाइम तक है, लंबे समय तक रिसेशन चल रहा है, तो उसे डिप्रेशन भी कहा जा सकता है, जो कि ऑलरेडी यूएसए में हो चुका है, जिसके ऊपर ईओएफ ने एक फुल डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है एंड इट इज अ मस्ट वॉच। अगर आपको समझना है कि डिप्रेशन क्या होता है और कैसे होता है, सो डिप्रेशन के वीडियो की लिंक आपको यहां पे मिल जाएगी। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट सम सिम्टम्स ऑफ अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। कैसे पता करें कि कोई भी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कैसे पता चल सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट है उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। फिर आता है कि उनका जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है वो ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स भी हायर है, डिमांड उनका कम हो रहा है, जॉब लॉसेस है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, करेंसी कहीं ना कहीं डीवैल्यू हो रही है, उनका जो डेट टू जीडीपी है, जो उनका करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपांड होते जा रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, यानी कि उनका जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी ऑन द लोअर साइड है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ये बता सकती है दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। अब दोस्तों मैं ऑलरेडी ये चीजें बता चुका हूं और आपको भी इसमें से काफी सारी चीजें पता है कि अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, राइट? जैसे कि रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, चाइना अपने डेट क्राइसिस से लड़ रहा है, यूएसए में हायर इन्फ्लेशन है, यूके में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, यूरोप में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, इंडिया में भी अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, राइट? सो इतनी सारी चीजें जब एक साथ हो रही है, सो एज अ कॉमन इन्वेस्टर, एज अ लेमन इन्वेस्टर, आपको और मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या चीजें करनी पड़ेगी ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके? तो सबसे पहला है कि आप इंडिया के और ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ को ट्रैक करना शुरू कर दो, राइट? सो इससे आपको आइडिया रहेगा कि कहां पे कौन सी कंट्री ग्रो हो रही है, डी ग्रोथ हो रही है, इसका आपको अंदाजा हर वक्त पता रहेगा। सेकेंड थिंग इज द अर्निंग साइकिल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हर कंपनीज अपने अर्निंग्स को डिस्क्लोज करती है। अपने पास, आपके पास जो स्टॉक्स है उन कंपनीज के अर्निंग्स को ट्रैक जरूर करना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडेक्स के जो स्टॉक्स है, जैसे कि निफ्टी 50 है, सेंसेक्स 30 स्टॉक्स है, उन कंपनीज के अर्निंग्स को भी डेली बेसिस पे या फिर जो क्वार्टरली बेसिस पे उनके अर्निंग्स आते हैं उसको ट्रैक करना है। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द बॉन्ड यील्ड। अब ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा जब भी होते हुए देखा गया है, मैक्सिमम टाइम्स वहां पे
क्राइसिस देखे गए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जब भी बॉन्ड यील्ड्स में आपका जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड है और आपका जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड है इसमें क्रॉस ओवर होता है, उस वक्त कोई ना कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। ऐसा मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज जियोपॉलिटिक्स। Now there are a lot of things going on when it comes to geopolitics, right? रशिया का यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ समय पहले यूएसए का और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा था। अब इस चीज से जो भी जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है, आपको इस चीज से ये समझना है कि इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, जो भी इंपैक्ट हो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो चाइना में अराउंड 2017 में केमिकल सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बैन लाया गया था। वहाँ पे केमिकल्स पे बहुत ज़्यादा बैन कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं चाइना की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो इंडिया में मूव हुई, जिसकी वजह से इंडिया के केमिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम देखने मिला, राइट। तो जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और इस चीज के लिए अगर आपको समझना है तो आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में अगर कुछ घंटे भी अगर आप दे सको इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए, देन ऑल्सो इट इज मोर देन इनफ। आप EOF के चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। हमारी हर सैटरडे को वीडियोस आती है मार्केट अपडेट्स के रिलेटेड, जहां पे हम जियोपॉलिटिक्स के, मार्केट के क्या चल रहा है मार्केट में, इन सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। तो EOF के चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो। अब दोस्तों, जो मेरे भाई बहन है जो यहां तक वीडियो देख चुके हैं, उनके लिए एक बोनस चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं। कुछ एडिशनल मैं अपनी तरफ से यहां पे आपको देना चाहता हूं। अगर कोई भी ऐसा क्राइसिस के टाइम पे आप अपने पोर्टफोलियोज को या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हो, इसके बारे में 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको डेट में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो लॉन्ग टर्म जो पेपर्स है या फिर लॉन्ग टर्म जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको अवॉइड कीजिए व्हेन द इन्फ्लेशन इज राइजिंग। जब राइजिंग इन्फ्लेशन है तो लॉन्ग टर्म पेपर्स को अवॉइड करो। और अगर आपका जो एक्सपोजर है वो मैक्सिमम इक्विटीज में है, अगर आप स्टॉक मार्केट इक्विटीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो ऐसे समय पे इट इज आइडल टू बुक सम ऑफ योर प्रॉफिट्स व्हेनेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड जस्ट इन केस अगर आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर ज्यादा है, स्मॉल कैप, बिकॉज स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा वोलैटिलिटी होती है, तो ऐसे समय पे वहां पे ज्यादा फॉल आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आपका जो स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट है वो आप मूव कर दीजिए लार्ज कैप में, जो आपके पोर्टफोलियो को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अब हर वीडियो के थ्रू हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाया जाए और कुछ ना कुछ आपको यहां से सीखने मिले। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने मिला है तो लाइक जरूर करना। एंड इफ यू थिंक कि ये जो वीडियो जो हमने बनाई है इसमें कुछ मिसिंग है या फिर कुछ एडिशनल होना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं। So till then guys, keep learning and keep growing with EOF, because hope is not a strength.